हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस में। आज का टॉपिक क्लास 12 ज्योग्राफी यानी भूगोल बुक 1, इसका हम लेसन 4 स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन 4 किसका? बुक 1 का। क्या नाम है इसका? मानव विकास या ह्यूमन डेवलपमेंट। लेसन 3 हमने नहीं करा क्योंकि वो 2021-22 के लिए अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, जो टर्म 1 के एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर में होने हैं उसमें सिर्फ MCQ आने हैं। और MCQ इतने छोटे क्वेश्चंस होते हैं एक एक नंबर के कि ये बुक में किसी भी लाइन से बनाए जा सकते हैं। तो MCQ की तैयारी करने के लिए आपको वीडियो ध्यान से देखना चाहिए और पूरा देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप स्किप करके देखें। स्किप करके देखोगे तो हो सकता है कोई जानकारी जिसमें से क्वेश्चन बन सकता है वो आपसे छूट जाए। तो मानव विकास, इसमें सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो है वृद्धि और विकास। सबसे पहले वृद्धि और विकास को हम समझेंगे। देखने में तो दोनों एक जैसे ही लगते हैं। अभी तक आपको ये लग रहा होगा कि वृद्धि या विकास, इनमें फ़र्क क्या है। फ़र्क कुछ, ठीक है, आपके अनुसार इनमें फ़र्क नहीं है, लेकिन अब देखो हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। आप इनको दोनों को समझते हैं। सबसे पहले तो देखो वृद्धि और विकास क्या है। दोनों के दोनों ये समय में परिवर्तन को बताते हैं कि समय में जो धीरे धीरे चेंज आ रहा है उसी को दर्शाते हैं दोनों के दोनों, वृद्धि और विकास। दोनों में मुख्यतः अंतर क्या है? जो वृद्धि है वो मात्रात्मक होती है। मात्रात्मक का अर्थ है उसको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे इसकी इस नगर की जनसंख्या इतने हज़ार बढ़ गई या इतने लाख बढ़ गई, इसको हम मेजर कर सकते हैं। ये मात्रात्मक होती है। ये गुणात्मक होती है, इसको हम माप नहीं सकते। विकास को हम माप नहीं सकते। अभी आगे जब हम उदाहरण देंगे तब आपको अच्छे से वो समझ में आ जाएगा। इसका मूल्य निरपेक्ष यानी डायरेक्ट होता है। इसका डायरेक्ट निरपेक्ष होता है, इसका सापेक्ष होता है। ये प्लस और माइनस दोनों हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, किसी नगर की जनसंख्या अगर बढ़ गई तो पॉजिटिव वृद्धि हुई यानी प्लस की हुई, और घट गई तो नेगेटिव हुई। लेकिन जो विकास है ये सदैव पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव कभी भी नहीं होता है, ठीक है। वृद्धि को हम माप सकते हैं, जैसे नगर की जनसंख्या बढ़ जाना या किसी की आयु बढ़ना, ठीक है। आज ये 15 साल का है, अगले साल ये 16 साल का हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम माप सकते हैं, लेकिन हम विकास को इस तरह से माप नहीं सकते। इसका कोई ऐसे, इसकी कोई इस प्रकार की यूनिट नहीं होती कि हम इसको माप सकें। नेक्स्ट, जो वृद्धि है एक सीमित होती है, उसकी एक लिमिट होती है। जैसे कोई पेड़ है या कोई इंसान है, इसकी हाइट इतनी है, मान लो कोई 6 फुट का हो गया। अब उसकी एज कितनी ही बढ़ती चली जाए लेकिन उसकी हाइट नहीं बढ़ने वाली, वो लिमिटेड हो गई, ठीक है। लेकिन जो डेवलपमेंट है या विकास है उसकी कोई लिमिट नहीं है। डेवलपमेंट आप कितना ही करते जाओ, उसकी कोई लिमिट नहीं है। जैसे अब घर है, घर में हम घर बनाया हमने, घर में सोचते हैं कि चलो ये भी कर लो, ये भी कर लो। धीरे धीरे हमारे जैसे जैसे हमारे पास पैसा आता रहता है हम सोचते रहते हैं कि अब ये वाला पौधा लगा लो, या यहाँ पर इस कॉर्नर में ये चीज़ बना लो, यहाँ ये अलमारी बना लो। तो इस तरह से हम विकास का जो रूप है वो व्यापक है, बहुत बड़ा होता है विकास हमारा। उसकी कोई हम मापा नहीं जा सकता और ना ही उसका कोई अंत है। इसको हम उदाहरण के रूप में इस प्रकार समझ सकते हैं। जैसे मान लो कोई नगर की जनसंख्या है, अब उस नगर की जनसंख्या 1 लाख से 2 लाख हो गई, तो हम कह सकते हैं नगर के आकार की वृद्धि हुई या उसके जनसंख्या की वृद्धि हो गई। तो वृद्धि, इसको बोलते हैं हम वृद्धि। लेकिन ये जो जनसंख्या बढ़ी है, क्या इस जनसंख्या के आधार पर उस नगर में आवासों की संख्या यानी लोगों के रहने के घरों की संख्या बढ़ी? भाई जनसंख्या तो बढ़ गई, क्या घरों की संख्या बढ़ गई? क्या वहाँ की शिक्षा व्यवस्था ठीक हुई, उसमें डेवलपमेंट हुआ, या ज़्यादा स्कूल खोले गए, कॉलेज खोले गए? वो जो बढ़ी हुई जनसंख्या है उसी के आधार पर स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ी, यानी कि और डॉक्टरों के क्लिनिक खुले, नए नए हॉस्पिटल खुले, डिस्पेंसरीज खुली, क्या ऐसा हुआ? क्या रोज़गार के अवसर बढ़े? पता चला कि जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है लेकिन नौकरियां हमारे पास उतनी ही हैं, ठीक है। कुछ लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। क्या परिवहन संस्थाएं बढ़ी, यानी बसों की संख्या, रेलों की संख्या, या और भी जो परिवहन के साधन होते हैं, क्या उनकी संख्या बढ़ी? अगर बढ़ी हुई जनसंख्या के साथ इन सभी चीज़ों में भी वृद्धि हो गई तब हम कहते हैं कि विकास हुआ। वृद्धि क्या थी, ऊपर समझ ली। अगर उसके साथ साथ ये सब चीज़ें भी बढ़ गई तो हम बोलेंगे विकास हुआ, अन्यथा विकास नहीं हुआ, ठीक है। चलो इसको एक एग्जाम्पल से और समझ लें। मान लो कोई भी एक स्टूडेंट है,
ए नाम ले लिया हमने, अभी वो 3rd क्लास में है, फिर धीरे धीरे वो 4th क्लास में आ जाएगा, 5th में आ जाएगा, 6th में आ जाएगा एंड बढ़ती जाएगी। तो ये क्या हो गया, उसकी क्लास में वृद्धि हो रही है, उसकी कक्षा में वृद्धि हो रही है। लेकिन विकास कब होगा, हम विकास तब मानेंगे जब वो 3rd क्लास से लेकर 9th क्लास में आ गया, क्लास में वृद्धि हो गई। क्या उसके माइंड का या दिमाग का या उसकी सोचने की शक्ति का विकास हुआ? जो वो कक्षा 3 में सोच पाता था, अब वो कक्षा 9 में है, क्या वो अब कक्षा 9 के अनुसार सोच पा रहा है या नहीं, या वो अभी उसका जो दिमाग है अभी भी वो बच्चों के जैसा ही है, वो कक्षा 3 के जैसा ही सोचता है? अगर उसकी सोच में भी परिवर्तन हो गया तो हम कहेंगे उसका वृद्धि भी हुई और उसका विकास भी हुआ। अगर उसकी सोच में परिवर्तन नहीं हुआ, सोच वैसे रही, जैसे मंदबुद्धि बालक, कुछ बच्चे आपने देखे होंगे स्कूल में, कुछ बच्चे मंदबुद्धि होते हैं, तो उनका क्या कहते हैं, उनका विकास नहीं हुआ। उनकी एज तो बढ़ती जा रही है, आयु बढ़ती जा रही है, क्लास भी बढ़ती जा रही है, लेकिन उनका विकास नहीं हो पा रहा, उनका दिमाग का विकास नहीं हो पा रहा। ये होता है हमारा वृद्धि और विकास में मेन अंतर, जो कि आपको अब समझ में आ गया होगा। आइए विकास के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। अनेक वर्षों तक, शुरुआत में प्रारंभिक वर्षों में, प्रारंभिक जो हमारा काल था उसमें क्या था, क्या माना जाता था कि किसी भी देश का विकास हम क्या मानते थे, उसकी आर्थिक वृद्धि के अनुसार। यानी कोई देश जितना पैसे वाला होता है वह उतना ही विकसित होगा, ये माना जाता था। यानी जो विकास है उसकी अर्थव्यवस्था से माना जाता था। यानी किसी देश की अर्थव्यवस्था जितनी ज़्यादा है, जितना उस पर पैसा है, जितना उस पर धन है, हम गलत होते, जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था है किसी देश की, उसको हम ज़्यादा विकसित देश माना जाता था। लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन हम अब क्या देखते हैं कि ये जो अर्थव्यवस्था बड़ी है, क्या इस बड़ी अर्थव्यवस्था से लोगों के जीवन में कोई परिवर्तन आया? यानी उनका रहन सहन का स्तर सुधरा या अभी भी वैसा ही है? पता चला कि अर्थव्यवस्था तो बड़ी होती जा रही है, लेकिन लोगों का रहन सहन, लोगों में गरीबी अभी भी है, वो अपने खाने पीने की चीज़ों के लिए तरस रहे हैं, रोजगार के लिए तरस रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए तरस रहे हैं। तो अर्थव्यवस्था तो बड़ी हो गई, और अगर उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया, फिर क्या फ़ायदा ऐसे विकास का? ठीक है, ऐसी वृद्धि का, ऐसे विकास का क्या फ़ायदा? तो शुरुआत में क्या होता था कि देश का विकास आर्थिक वृद्धि के अनुसार ही मानते थे कि अर्थव्यवस्था बड़ी होगी तो हमारा देश विकास हो गया, विकसित हो गया, जबकि लोगों के जीवन में कोई परिवर्तन आ ही नहीं रहा। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत थी, जो उस तरह में समय की धारणा थी। तो उस समय जो विकास का पैमाना था वो गलत था। लेकिन धीरे धीरे समय गुजरा, 80 का दशक सबसे पहली बार एक नया विचार आया। कब आया वो? 80 का दशक जब ख़त्म होने को था, यानी 1980, 81, 82, ये जो सब, ये वाला जो 10वां वो सब दशक बोलते हैं, 10 सालों को हम दशक बोलते हैं, जब ये ख़त्म होने पर था, और 90 का दशक यानी 90s शुरू होने वाला था, 91, 92 वगैरह जब ये शुरू होने वाला था, तो एक विकास का नया विचार सामने आया। अब ये जो विचार है ये किसने दिया था? ये डॉक्टर महबूब उल हक थे पाकिस्तान के, ठीक है, और उनके मित्र थे भारत के अमर्त्य सेन। ये दोनों आपस में बहुत अच्छे मित्र थे और बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए हैं दोनों। इन्होंने विकास का एक नया विचार दिया, ठीक है। अब उन्होंने क्या बताया कि किसी देश में, देखो उसके जो महत्वपूर्ण पक्ष दिए इन्होंने, जो नया विचार इन्होंने दिया उसमें विकास के महत्वपूर्ण पक्ष में इन्होंने क्या कहा कि जो लोगों की जीवन की गुणवत्ता, लोग अपने जीवन की गुणवत्ता का जो आनंद लेते हैं, यानी उनका रहन सहन का जो स्तर ऊंचा उठ जाए, लोगों के पास जो अवसर हैं वो उपलब्ध होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए, और उन उपलब्ध अवसरों का स्वतंत्रता से भोग कर सके, यानी उनके पास स्वतंत्रता हो। एक तो देखो उनकी लोगों के जो जीवन की जो गुणवत्ता है, यानी जो उत्तम रहन सहन है वो होना चाहिए, उनके पास अवसर उपलब्ध होने चाहिए हर तरह के, जैसे स्वास्थ्य सेवाएं हैं, हम कोई किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं को ले सकें। हम अगर हमारे को कैंसर है, हम तो कैंसर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में जा सकें, ठीक है। हमारे को डेंगू हो रहा है तो डेंगू स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में जा सकें। तो इस तरह के अनेक भिन्न भिन्न प्रकार के अवसर, और इन अवसरों को चुनने की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। पर ऐसा नहीं कि उन पर रोक लगा रखे, नहीं भाई तुम जो गरीब आदमी है तुम खाली इस वाले विद्यालय में पढ़ोगे, तुम इस वाले विद्यालय में नहीं पढ़ोगे, सबके लिए समान अवसर वहाँ होने चाहिए। तो उन्होंने इसी को विकास माना कि जहाँ लोगों के जीवन की गुणवत्ता अच्छी हो, उनके पास उपलब्ध जो अवसर हैं वो काफ़ी होने चाहिए, और उन अवसरों को भोगने की स्वतंत्रता भी होनी
चाहिए। तो यही जो मानव विकास की अवधारणा है, ये सर्वप्रथम किसने दी? डॉक्टर महबूब उल हक ने दी, और बाद में उनका सहयोग करा अमर्त्य सेन ने। आइए मानव विकास का अर्थ मैं आपको समझाता हूँ कि मानव विकास, इतना तो आपको समझ गया। अब हम मानव विकास की बात करते हैं। देखो मानव विकास का अर्थ क्या है? विकास जो लोगों के विकल्प में वृद्धि करे। किसके अनुसार? डॉक्टर महबूब उल हक के अनुसार हो रही है ये बातें सारी। विकास जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करे। विकल्पों में किस में? जैसे अगर आपको शिक्षा ग्रहण करनी है तो आपके पास शिक्षा के बहुत सारे साधन होने चाहिए कि मुझे इस स्कूल में पढ़ना है, मुझे इस कॉलेज में पढ़ना है, तो ऐसे विकल्पों की वृद्धि होनी चाहिए आपके पास। रोज़गार है, रोज़गार के विकल्प होने चाहिए आपके पास कि मुझे कौन सा रोज़गार चयन करना है। ठीक है, तो अब ये जो विकल्पों में वृद्धि है, इससे क्या? इससे लोगों के जीवन में सुधार आना चाहिए। कैसे जीवन में? उनके रहन सहन में, वो लोग अपने जीवन का आनंदपूर्ण भोग कर सकें। ठीक है, उनके रहन सहन में सुधार आना चाहिए। उनके पास भिन्न हर प्रकार के साधन को प्राप्त करने के लिए पैसा भी होना चाहिए, कि ऐसा नहीं जैसे हमारे देश में बहुत से लोग गरीबी रेखा में रह रहे हैं, वो सभी प्रकार के जो विकल्प हैं उनका चयन नहीं कर पाते। क्यों? पैसे के अभाव में वो अच्छी शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते। तो ये कह रहे हैं कि ये लोगों की विकल्पों में वृद्धि करे, उनके जीवन में, उनके रहन सहन के स्तर में सुधार लाए। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मानव विकास। यही इसकी मेन चीज़ें हैं। और सभी प्रकार के विकास का जो केंद्र है इसमें मानव ही होता है। मानव विकास में क्या है? मानव विकास में इसका केंद्र जो है मानव ही होता है। अगर मानव के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है तो विकास हो रहा है, अदरवाइज नहीं होता। मानव को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, सामाजिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, राजनीतिक सोच की स्वतंत्रता होनी चाहिए, और आर्थिक स्वतंत्रता भी होनी चाहिए कि वो किस हिसाब से अपने पैसे कमाए, उस चीज़ के अवसर ज़्यादा होने चाहिए। विकास का मूल उद्देश्य क्या है? ऐसी दशाएं उत्पन्न करना होना चाहिए जिससे लोग सार्थक जीवन व्यतीत कर सकें। अब सार्थक जीवन क्या होता है? चलो जी, सार्थक जीवन भी ठीक है, ये मेन चीज़ ध्यान रखना कि मूल उद्देश्य जो है मानव विकास का, ऐसी दशाओं को उत्पन्न करना जिससे लोग सार्थक जीवन को व्यतीत कर सकें। चलिए अब सार्थक जीवन बताता हूँ। सार्थक जीवन से हम लोग क्या समझते हैं कि लंबी आयु? नहीं, ऐसा नहीं है। सार्थक जीवन केवल दीर्घ आयु नहीं होता। इसका उद्देश्य ये नहीं है कि आप लंबी आयु तक जी रहे हो तो आपका जीवन सार्थक हो गया। नहीं, जीवन का कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। आपके जीवन का कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए कि मेरे को जीवन में आगे चल के ये काम करना है, ये काम नहीं करना है, मुझे बड़े होकर आर्मी में जाना है, मुझे पुलिस ऑफिसर में जाना है, या मुझे IAS ऑफिसर बनना है। ना, आपके जीवन का कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। और लोग स्वस्थ रहकर, सार्थक जीवन में स्वस्थ रहकर अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके अपने समाज के कार्यों में प्रतिभाग करें। ठीक है, जो समाज में कार्य चलते रहते हैं, समाज को ऊपर उठाने के, देश को ऊपर उठाने के जो कार्य चलते रहते हैं उनमें प्रतिभाग करें, और अपने उद्देश्य की पूर्ति करने में स्वतंत्र हो। यानी जो उसका जीवन का उद्देश्य है उसकी पूर्ति करने के लिए मनुष्य या मानव स्वतंत्र होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति IAS बनना चाहता है तो ऐसा नहीं है कि उस पर कोई रोक लगाए। उस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए वो स्वतंत्र होना चाहिए। उसके लिए उसे जहाँ कोचिंग लेनी है कोचिंग लेनी चाहिए, कोचिंग के भी विकल्प होने चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि बस एक ही कोचिंग है, यहीं से पढ़ो, यहीं से आपको पास होना तभी आप IAS बनोगे। नहीं, हर शहर में उसके पास विकल्प होने चाहिए। तो इस प्रकार का जो जीवन होता है उसे ही हम सार्थक जीवन कहते हैं। देखो आपके बुक में ये चित्र द्वारा भी समझाया गया सार्थक जीवन क्या है। देखो सार्थक जीवन क्या है, कहता है जन्मदिन मुबारक हो शहनाज। वो कह रहे धन्यवाद प्रिया। आगे कहता है मुझे अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं दो, मैं स्कूल पढ़ाई पूरी करके कॉलेज जाना चाहती हूँ। तो इसका उद्देश्य है कि मैं स्कूल की पढ़ाई पूरी करूँ और फिर अपना कॉलेज में जाऊँ। ठीक है, और मैं कुछ करने लायक भी बनना चाहती हूँ। तो अच्छा, तो तुम अब क्या कहती है, तो ये जब ये बता रही कि मैं ऐसा करना चाहती हूँ तो इसका मतलब क्या? अच्छा, तो तुम एक सार्थक जीवन जीना चाहती हो, एक निरर्थक जीवन नहीं जीना चाहती जिसका कोई उद्देश्य नहीं है। कि भाई उद्देश्य क्या नहीं होता। हमारे देश में अभी भी महिलाओं की जो स्थिति है वो काफ़ी बुरी है। उनकी अपनी कोई रुचि नहीं होती, अपनी कोई सोच नहीं होती, जैसा पुरुष कह देते हैं वो वैसा ही करने लग जाते हैं। अभी भी बहुत सारी महिलाओं का उद्देश्य क्या है कि भाई हमें शादी करनी है, अपने बच्चे पालने हैं और अपना घर परिवार चलाना। उनकी अपनी कोई सोच नहीं होती, तो उनका जीवन निरर्थक होता है।
उस तरह के जीवन को हम निरर्थक बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा सार्थक जीवन। वैसे महिलाओं के जीवन को या महिलाओं की शिक्षा को ऊंचा उठाने के लिए सरकार एक प्रोग्राम भी चला रही है, आपको सुना होगा आपने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये उनके जीवन को सार्थक बनाने का ही एक प्रयास है। अब देखो ये दो चित्र यहाँ भी दे रखे हैं, एक ये इधर वाला, ये क्या है, कैदी है, कहता अब से 1 वर्ष बाद आप अपने आप को कहाँ देखेंगे। ये कह रहा है मृत अवस्था में कारावास में। क्या क्या है, क्या करा इसने अपने जीवन में, कुछ भी नहीं, कोई उद्देश्य नहीं था, जेल में पहुंच गया गलत काम करके। और एक इधर ये लेडी है, मुझे आशा है मैं कैंसर रोग से मुक्ति का एक सस्ता और अधिक प्रभावशाली इलाज ढूंढ पाऊंगी। तो यह क्या है, वैज्ञानिक है, ये इसके जीवन का उद्देश्य क्या है कि कैंसर का एक सस्ता इलाज ढूंढना। तो अब इसमें से और इसमें से तुम आसानी से पता लगा सकते हो कि किसका जीवन सार्थक है और किसका जीवन सार्थक नहीं है। तो सार्थक जीवन का आपको पता चल गया। इसका मतलब दीर्घ आयु नहीं होता है, हमारे जीवन में कोई ना कोई उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए हमें स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, ताकि उसमें कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने उद्देश्य तो बना लिया लेकिन उसे पूरा करने में बहुत सारी अड़चनें हमारे सामने हैं जो कि कभी पूरी नहीं हो पाती, तो वो जीवन हमारा सार्थक नहीं हो पाता है। अब आज की वीडियो के लास्ट में कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मानव विकास है ये, इसके केंद्र बिंदु क्या हैं। मानव विकास के केंद्र बिंदु जो होते हैं वो है मानव का संपूर्ण विकास। ठीक है, मेन केंद्र बिंदु जो है मानव का संपूर्ण विकास। अब संपूर्ण विकास हर प्रकार से, ठीक है, अब संपूर्ण विकास जैसे शिक्षा, ज्ञान प्राप्त करना, उसके शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत सारे विकल्प होने चाहिए, तरह तरह के कॉलेज, तरह तरह के स्कूल, और वो उसके घर के निकट ही होने चाहिए ताकि वो शिक्षा को आसानी से प्राप्त कर सके। बिना शिक्षा के संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। ऐसे ही स्वास्थ्य, ठीक है, उसके स्वास्थ्य का मतलब क्या, दीर्घ व स्वस्थ जीवन, यानी रोग मुक्त उसका जीवन होना चाहिए। जब रोग मुक्त जीवन होगा तो आयु अपने आप ही लंबी हो जाएगी। और ये कब होगा, जब उसके पास स्वास्थ्य के अच्छे अवसर होंगे, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल होंगे, अच्छे अच्छे डॉक्टर होंगे। ठीक है, तो ये भी एक कारक है संपूर्ण विकास में मानव का। और क्रिया शक्ति, मनुष्य की क्रिया शक्ति भी ज़्यादा होनी चाहिए। क्रिया शक्ति कहाँ से आएगी, रोजगार से। उसको रोजगार के साधन उपलब्ध होने चाहिए, अच्छे अच्छे रोजगार होने चाहिए। देखो जब शिक्षा अच्छी होगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा तो क्रिया शक्ति भी अच्छी होगी, और क्रिया शक्ति अच्छी होगी तो जो संसाधन हैं उस तक पहुंच उसकी आसान होगी। संसाधन यानी वो कुछ भी चीज़ खरीद सकेगा। अगर उसकी क्रिया शक्ति अच्छी है तो कोई सी भी कार खरीद सकता है, और ज़्यादा अच्छी है प्लेन भी खरीद सकता है। अब हमारे देश में तो क्रिया शक्ति भी बहुत लोगों की कम है, बहुत लोग गरीबी रेखा से नीचे ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो अभी उनका हम संपूर्ण विकास नहीं कह सकते, क्योंकि उनको शिक्षा प्राप्त करने में भी अभी दिक्कत है। बहुत सारे लोग ऐसे, उनको सही शिक्षा नहीं मिल पा रही है। उनका स्वास्थ्य की कोई ज़्यादा फिक्र नहीं है। हालांकि सरकार ने सरकारी हॉस्पिटल बना रखे हैं, लेकिन उनमें सभी प्रकार के इलाज आसानी से उपलब्ध नहीं है फ्री में। और जब वो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो उनकी क्रिया शक्ति भी अच्छी ज़्यादा नहीं होगी। आपको पता होगा कि हमारे देश में अभी भी ज़्यादातर लोग मजदूरी हैं, वो रोज़ाना का काम करते हैं, पैसा कमाते हैं और रोज़ाना खर्च कर देते हैं। अब जैसे कोरोना काल में सब कुछ बंद हो गया था, तो इन लोगों के खाने पीने के भी लाले पड़ गए थे। तो विकास का जो केंद्र बिंदु है वो क्या है, मानव ही है, मानव का संपूर्ण विकास। और मानव का संपूर्ण विकास कब संभव है, जब ये सारी सुविधाएं हमारी उपलब्ध होंगी। जो विकसित देश है ना हमारे, वो विकसित देश क्यों आगे निकलते जा रहे हैं, उनमें ये सारी सुविधाएं हमारी होती हैं। लेकिन विकासशील देशों में अभी भी इन चीज़ों की कमी है। जैसे हमारा भारत, और विकसित देश को, यूरोप के ज़्यादातर देश हमारे विकसित हैं। ठीक है, अब वही फिर दोबारा आ गया। मानव विकास जो है, मानव विकास के जो जनक हैं वो डॉक्टर महबूब उल हक थे, पाकिस्तान के। इनके सहयोगी थे अमर्त्य सेन थे। डॉक्टर महबूब उल हक विकल्पों में वृद्धि की बात करते हैं। अमर्त्य सेन क्या कहते हैं, इन विकल्पों को चुनने की स्वतंत्रता में वृद्धि होनी चाहिए। देखो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे को सहयोग करें। ये कहते हैं विकल्पों में वृद्धि होनी चाहिए मनुष्य के पास, ये कहते हैं उसकी स्वतंत्रता में भी वृद्धि होनी चाहिए। उन विकल्पों को चुनने की स्वतंत्रता में भी वृद्धि होनी चाहिए। और फिर अगर विकल्पों में वृद्धि भी है, उसकी स्वतंत्रता में वृद्धि भी है, तो ऐसे जीवन को ही हम सार्थक जीवन कहते हैं। और यही विकास का मूल उद्देश्य है। विकास का मूल उद्देश्य हमारा यही है। अगर हम मनुष्य के जीवन को सार्थक नहीं बना पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, विकास, मानव का विकास नहीं हो पा रहा है। जैसा कि
विकासशील देशों में या जो अविकसित देश हैं, ये सीरिया वगैरह जहाँ पर गृह युद्ध छिड़े रहते हैं, वहाँ हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। ठीक है, तो आपको आज हमने वृद्धि और विकास पढ़ा। विकास में हमने मानव विकास पढ़ा कि मानव विकास होता क्या है। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है और मानव विकास क्या होते हैं। अच्छा, इसी के साथ एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर महबूबुल हक और अमर्त्य सेन, इसके लिए आपकी एनसीईआरटी में पेज नंबर 22 पर एक नीचे थोड़ा सा पेज 22 पर उनके बारे में बताया हुआ है। वैसे मोटी मोटी बात तो मैंने यहाँ बता दी, आप उसको भी पढ़ लेना, क्योंकि एमसीक्यू कहीं से भी बन सकता है। तो एमसीक्यू को आपको करने के लिए, सोल्व करने के लिए आपको डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी, पाठ पूरा पढ़ना पड़ेगा और वीडियो भी पूरा देखना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में बस हम इतना ही करते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो इस वीडियो को देखो, अगर कोई बात समझ में ना आ रही है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हो। धन्यवाद।